हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं राजनयिक के विकास में फ्रांस का योगदान या राजनयिक व्यवहार का फ्रांसीसी तरीका, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस फ्रेंच स्कूल। इससे पहले हम राजनयिक व्यवहार के विकास में यूनानी, रोमन और इटालियन योगदान को देख चुके हैं। आज हम फ्रांस ने राजनयिक व्यवहार के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इसको हम देखने जा रहे हैं। इटली का राजनय हम देख चुके हैं और इटली के राजनय में हमने मैकियावेली के विचार देखे थे। तो इटली का राजनय कुटिलता से पूर्ण था। ये हम उसको उनके राजनय में कूट उपायों को मान्यता दी जाती थी। मैकियावेली ने भी वही सजेस्ट किया था कि राजा को व्याघ्र लौमड़ी नीति अपनानी चाहिए या साधनों की पवित्रता का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की बातें। बट फ्रांस ने इसे थोड़ा चेंज किया। फ्रांस की राजनय ने इस पूर्ववर्ती इटालियन राजनयिक विचारधारा से इस मान्यता को न सिर्फ समाप्त कर दिया, बल्कि राजनय को एक पवित्र और सम्माननीय स्थान दिलाकर यूरोप को सुव्यवस्थित राजनयिक सेवा प्रदान की। राजनय की फ्रांसीसी विचारधारा का यूरोप पर प्रथम महायुद्ध के काल तक, मतलब लगभग 300 वर्षों तक काफ़ी प्रभाव रहा। फ्रांस की राजनयिक विचारधारा ने न सिर्फ उस समय के यूरोप की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, बल्कि विदेश नीति के मान्य सिद्धांत शक्ति संतुलन भी फ्रांस की राजनय की देन माना जाता है। शक्ति संतुलन को देकर यूरोप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में लंबे टाइम तक सहायता की। फ्रांसीसी विचारधारा का आधार शांति बनाए रखना था। फ्रांसीसी राजनय यूरोप का प्रशंसनीय राजनय रह चुका है। तो हम फ्रांसीसी राजनय की कुछ विशेषताओं को या फ्रांसीसी राजनय के योगदान को हम यहाँ स्क्रीन पर कुछ बिंदुओं में देख रहे हैं। पहले हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है इटली के राजनय का, कि इटली के राजनयिक व्यवहार इटली के राजनय का नहीं, फ्रांस के राजनय का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और पहले बिंदु में दिखाई दे रहा है कि इटली के राजनयिक व्यवहार के विपरीत शिष्ट व नैतिक राजनय को प्रश्रय देकर राजनय को पवित्र और सम्माननीय स्थान दिलाना, ये फ्रांस की राजनय का कंट्रीब्यूशन था। दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर केंद्रीय विदेश व्यवस्था की स्थापना। केंद्रीय विदेश व्यवस्था की स्थापना फ्रांस में एक विदेश मंत्रालय के अधीन ये पूरी व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया था एक लुई 14वें के टाइम। और कुछ वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि ऐसा करना चाहिए, और ऐसा वहाँ किया हुआ था कि एक विदेश मंत्रालय के अधीन पूरा राजनयिक व्यवस्था को सौंप दिया गया था, उसको नियंत्रण में रखा गया था। तो एक विदेश मंत्री हुआ करता था जो दूतों की नियुक्ति करता था, उनको आज्ञाएं देता था, उन पर नियंत्रण रखता था, आने वाले दूतों का स्वागत करता था। उसके अधीन विदेश मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय होता था जिसमें अनुवादक होते थे, लिपिक होते थे, अधिकारी होते थे। कुल मिलाकर के एक सेंट्रलाइज्ड एक मंत्रालय की स्थापना का योगदान फ्रांसीसी राजनय का इस क्षेत्र में, राजनय के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था के अंतर्गत समस्त राजनय को लाया गया। तीसरा पॉइंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, संधि वार्ता को कला के रूप में स्थापित करना। ये भी फ्रांस की राजनय का योगदान माना जाता है। हम आगे कुछ विचारकों को पढ़ने जा रहे हैं, फ्रांस के डिप्लोमेट्स के विचार, जहाँ से हमें ये और क्लियर हो जाएगा कि इनका मानना था कि संधि वार्ता इम्पॉर्टेंट होती है और इसको कुशल व्यक्ति ही परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत संधि वार्ताओं को करने में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे भाषा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि बाद में उसके कई अर्थ ना निकाले जा सकें। और भी कई बातें संधि को लेकर के यहाँ के डिप्लोमेट्स ने कही और जिनके विचार हम थोड़ा सा विस्तार से आगे जानने जा रहे हैं। चौथा योगदान हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत को जन्म। ये एक बड़ा योगदान था। फ्रांस ने अपने डिप्लोमेसी के बेस पर कोशिश की एक लंबे टाइम तक कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे, और फ्रांस का खुद का एक उच्च स्थान यूरोप की राजनीति में रहा एक लंबे टाइम तक। हालांकि छोटा सा देश है, पर
फ्रांस की डिप्लोमेसी की ही एक खास बात थी कि वो एक सम्मानीय और उच्च स्थान एक बहुत लंबे टाइम तक हासिल कर पाया। एक और विशेषता फ्रांस के राजनय की सद्भाव, स्पष्टता, शुद्धता और यथार्थवादिता को महत्व दिया गया। फ्रांस के राजनय में उन्होंने जैसे वो मानते थे कि संधि वगैरह को कर्तव्य निष्ठता की तरह मानना चाहिए, संधियाँ पवित्र होती हैं, उनका पालन अनिवार्यतः करना चाहिए। नीतियों का निर्माण या राजनय का संचालन राष्ट्रीय यथार्थवादी तत्व भी दिखाई देता है फ्रांस के राजनय में, कि नीतियों का निर्माण और राजनय का संचालन राष्ट्रीय हित में हो, किसी भावुकता की वजह से निर्णय ना लिए जाएं। मित्र भी बनाने हो तो भावुकता में आकर के या धर्म के आधार पर या किसी अन्य इस तरह के भावुक आधार पर ना लिए जा करके, बल्कि जो राष्ट्र हित में हो, जिससे फ़ायदा हो रहा हो राष्ट्र को, उस तरह से मित्र बनाने चाहिए। ये यथार्थवादी फैक्टर भी फ्रांस की राजनय में मिलता है। तो सद्भाव, स्पष्टता, शुद्धता को महत्व देना और यथार्थवादिता को महत्व देना, ये फ्रांस की राजनय की विशेषताएं दिखाई देती है। इसके अलावा शांति को महत्वपूर्ण मानना भी फ्रांस की राजनय की एक विशेषता या एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। जैसे वहाँ के विचारक थे, प्राकृतिक कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं ग्रोशियस, जो फ्रांस में रहे थे लंबे टाइम तक। जैसे उनका कहना था कि युद्ध को यथासंभव सीमित करना चाहिए। युद्ध के लिए ही लड़े जाते हैं, शांति स्थापना के लिए नहीं लड़े जाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध ना हो। तो ये कुछ और फ्रांस की राजनय में, फ्रांस की विदेश नीति में ये फैक्टर दिखाई देता है कि उन्होंने शांति को इम्पोर्टेंस दी, शांति को महत्वपूर्ण माना और उसके लिए कोशिश की। तो ये कुछ हमें फ्रांस की राजनय के योगदान दिखाई देते हैं, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कि कुल मिलाकर के पूर्ववर्ती जो इटालियन राजनय था उसके विपरीत फ्रांस का राजनय में दिखाई देता है। राजनय को पवित्र और सम्मानीय बनाया, केंद्रीय विदेश व्यवस्था की स्थापना की, संधि वार्ता को एक कला के रूप में स्थापित किया, शक्ति संतुलन के सिद्धांत को जन्म दिया, सद्भाव, स्पष्टता, शुद्धता और यथार्थवादिता को महत्व दिया और शांति को महत्वपूर्ण माना युद्ध के बजाय। ये फ्रांस के राजनय की विशेषता हमें दिखाई देती है। फ्रांस की राजनय ने जो शेप लिया उस पर कुछ फ्रांसीसी प्रसिद्ध डिप्लोमेट्स का या विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। तो हम उनमें से बहुत सारे विचारकों का, उनमें से हम सिर्फ कुछ विचारकों को जिनका विशेष रूप से हमें कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है, जिनके विचारों की वजह से फ्रांसीसी राजनय ने उस तरह की शेप ली, तो इन विचारकों के विचारों को हम बहुत संक्षेप में यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमें स्क्रीन पर पहले नाम दिखाई दे रहा है ग्रोशियस, जिनका टाइम था 1583 से लेकर 1645 था। ग्रोशियस एक्चुअली डच डिप्लोमेट थे जो निर्वासन की वजह से फ्रांस में रह रहे थे। ग्रोशियस प्राकृतिक शाश्वत कानूनों पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मानव को तर्क द्वारा वार्ता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करके समत्व और संतुलन स्थापित कर लेना चाहिए। युद्ध पर उनके विचार महत्वपूर्ण थे। वो मानते थे कि युद्ध को यथासंभव सीमित करना चाहिए। युद्ध के लिए ही लड़े जाते हैं, शांति स्थापना के लिए नहीं। ये सिर्फ ऐसा कहा जाता है, युद्ध शांति स्थापना के लिए नहीं लड़े जाते। ग्रोशियस ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का, जो अभी भी प्रचलित है। मतलब इससे मतलब है कि वह उन्मुक्ति जिसके तहत दूतावासों और दूतों को किसी राज्य के अंदर होते हुए भी उसके क्षेत्राधिकार से परे माना जाता है। ये अभी भी माना जाता है, दूतों और दूतावासों को किसी राज्य में जहाँ भी वो स्थित होते हैं, दूसरे राज्य के दूतावासों को स्वागतकर्ता राज्य के क्षेत्राधिकार से परे माना जाता है। और ग्रोशियस ने कहा कि प्राकृतिक कानूनों को लागू करने वाली एक संस्था होनी चाहिए जो राज्यों के बीच उपजने वाले विवादों को भी सुलझाए। तो ये एक बड़ी बात थी कि उन्होंने संभवतः पहली बार किसी इंटरनेशनल सोसाइटी के फ्रेम करने की बात की। उन्होंने संधियों के बारे में भी कहा कि संधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं और संधियाँ उत्तराधिकारी पर भी लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि संधियाँ एक बार कर ली तो उत्तराधिकारी उससे बचेगा। संधि बात तक के लिए होती है, इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक संधि वार्ताएं की जानी चाहिए।
नेक्स्ट हमें विचारक का नाम, प्रसिद्ध डिप्लोमेट का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, कार्डिनल रिशलू। 1585 से लेकर 1642 तक का टाइम इनका था। ये एक फ्रांसीसी राजनेता और डिप्लोमेट थे, और ये एक यथार्थवादी राजनयिक थे, यथार्थवादी विचारक थे, डिप्लोमेट थे, जिन्होंने राष्ट्रों के मध्य स्थायी वार्ताओं और संबंधों के लिए राजनय का उपयोग किया। इन्होंने राजनय में कई सुधार किए। इन्होंने शक्ति संतुलन का सिद्धांत दिया, जिसकी सहायता से न सिर्फ यूरोप में शांति बनी रही, बल्कि फ्रांस को यूरोप में उच्च स्थान मिला। इनकी बुक पॉलिटिकल टेस्टामेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनय का उद्देश्य स्थायी और ठोस संबंधों का निर्माण है, न कि अवसरवाद। नीतियों का निर्माण राष्ट्रहित में होना चाहिए। मित्रों का चुनाव स्थायित्व के आधार पर होना चाहिए, भावुकता के आधार पर नहीं होना चाहिए। घोर विरोधी से भी संधि की जा सकती है, राष्ट्रहित होना चाहिए। संधि धर्म, सत्यनिष्ठा वगैरह के आधार पर नहीं, बल्कि भौगोलिक और सामरिक महत्व के आधार पर होनी चाहिए। संधि की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कई अर्थ ना निकलें। संधि वार्ता एक उच्च कोटि की कला है। संधि का पालन हर हालत में होना चाहिए। उनके समय राजनय से संबंधित सभी उत्तरदायित्व एक विदेश विभाग को सौंप दिए गए थे, केवल एक विदेश विभाग को। ये फ्रांसीसी राजनय का कंट्रीब्यूशन था। केंद्रीय विदेश विभाग की स्थापना। रिशलू का राजनय के क्षेत्र में एक सम्मानीय स्थान माना जाता है। हम अब नेक्स्ट नाम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लुई 14वां, जिनका टाइम, ये किंग थे, फ्रांस के किंग, 1643 से 1715। इनके काल में राजनय के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। इन्होंने विदेश मंत्रालय का संगठन और राजनयिक सेवा का पुनर्गठन किया। इनके प्रयत्नों से फ्रांसीसी भाषा वैश्विक राजनयिक भाषा बन गई थी। फ्रांसीसी दरबार उस समय यूरोपीय राजनयिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। इस समय विदेश मंत्री दूत व्यवस्था को संभालता था, दूतों का स्वागत करता था, आज्ञाएं देता था, और बहुत विस्तृत लिखित निर्देश देने की परंपरा इस समय पड़ी। बहुत लंबे लंबे निर्देश दूतों को दिए जाते थे लिखित में। विदेश मंत्री के अधीन एक विदेश कार्यालय होता था, जिसमें लिपिक, अनुवादक और अन्य अधिकारी होते थे। फ्रांस के इस समय बहुत कई देशों में दूतावास स्थापित किए गए। दूतावास के कर्मचारियों की दूतों के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। एक और परंपरा थी कि राजदूतों की नियुक्ति से पहले जिस राज्य में राजदूतों को नियुक्त किया जाना है, उसकी पूर्व स्वीकृति ली जाती थी। तो ये एक परंपरा यहाँ थी। गोपनीय विचार विमर्श को लुई 14वां महत्ता देता था इस मामले में, संधि वगैरह के मामले में। सम्मेलन वगैरह के बजाय लुई 14वां गुप्त वार्ता मतलब गुप्त तरीके से डिस्कशन पर बात करता था। अगला नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉलबर्ट। 1669 से लेकर इनका टाइम 1683 तक का। इन्होंने फ्रांसीसी राजनय के आर्थिक पहलू पर बल दिया, और इस समय दूतों को निर्देश थे कि वे व्यापारिक वृद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। तो ये एक राजनय का इस पहलू की तरफ कॉलबर्ट ने विशेष प्रयास किए कि राजनय का कार्य राज्य के आर्थिक हितों की वृद्धि करना भी होना चाहिए। कैलियर्स का नाम हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1645 से लेकर 1717 इनका टाइम था। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन द मैनर ऑफ नेगोशिएटिंग विद प्रिंसेस। ऑन द मैनर ऑफ नेगोशिएटिंग विद प्रिंसेस। उनकी इस बुक को हम निकलसन को बार बार कोट करते हैं। निकलसन को हम जानते हैं, इन्होंने राजनय पर अच्छी स्टडी की है। तो निकलसन कैलियर्स की इस बुक को राजनय पर सर्वोत्तम पुस्तक मानते हैं। कैलियर्स रिशलू से प्रभावित थे, और धोखेबाजी के विपरीत उनका भी मानना था कि सत्यता यहाँ और हर स्थान पर सर्वोत्तम और सही नीति है। धोखेबाजी नहीं, बल्कि सत्यता। ये व्यावसायिक राजनयिक सेवा के समर्थक थे। नेक्स्ट नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, टेलरान का। टेलरान ये फ्रेंच डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। 1754 से 1838 तक का इनका टाइम था। टेलरान ने राजनय का प्रयोग करके इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा वहाँ की राजनय में। इन्होंने संयुक्त यूरोप की स्थापना की, और बहुत लंबे टाइम तक टेलरान की वजह से फ्रांसीसी राजनय शानदार तरीके से परफॉर्म करता रहा। फ्रांस की स्थिति को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी सशक्त बनाया, और आज भी टेलरान को पढ़ा जाता है। तो एक लंबे समय तक की राजनयिक परंपराओं ने फ्रांसीसी राजनय को यूरोप और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बनाया। 17वीं और 18वीं सदी में
विश्व राजनय को फ्रांस के द्वारा दिशा दी गई। तो एक फ्रांसीसी राजनय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इनके कंट्रीब्यूशन को राजनय के क्षेत्र में याद किया जाता है। धन्यवाद।